नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज्ड माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे राजीव गांधी जी पर। आज उनकी जन्म तिथि है। आज इट्स लाइक हिज बर्थ एनिवर्सरी टुडे। तो आज उन पे बात करते हैं। और अगर इस बीच अगर आपको याद हो, लगातार उनको बहुत बदनाम किया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने एक निहायत बेहुदा भाषण में, मतलब जिस तरह की भाषा की उम्मीद कम से कम प्रधानमंत्री से नहीं की जाती, प्रधानमंत्री क्या मोहल्ले के पार्षद से नहीं की जाती, उनका कहना कि तुम्हारा बाप भ्रष्ट मरा था चुनाव प्रचार में और आज उन्हीं का श्रद्धांजलि देना, ये जो मतलब राजनीति के दो बहुत अलग अलग पहलू हैं। उन पे बात करने के पहले और भी तमाम बातें करेंगे कि राजीव जी का इस देश की राजनीति में क्या योगदान है, इस देश के इतिहास में क्या योगदान है और उनकी इस देश के इतिहास में हम जहां खड़े हैं उसमें क्या भूमिका है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को साझा करें और उन्हें पसंद करें, जिससे और भी लोग उन्हें देख पाएं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मुझे राजीव गांधी बचपन से बहुत पसंद रहे। मैं उन 3 लोगों में से हूं जिनको मनमोहन सिंह को काला झंडा दिखाकर जेएनयू में उनकी सभा ना होने देने के लिए जिन पे मुकदमा चलाया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, कांग्रेस के ही प्राइम मिनिस्टर थे। और वो होने के बावजूद मुझे तब भी राजीव गांधी निजी तौर पे बहुत पसंद थे। और इसमें एक कारण तो पिताजी का था, जो आजीवन कांग्रेसी रहे, मरते तक कांग्रेसी रहे। लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पे आता हूं। एक बहुत छोटे से कस्बे में जिया हुआ बचपन, उस कस्बे में जिसमें अंग्रेजी की कोई मैगजीन तक पहले नहीं आती थी, पिताजी ने ही मंगानी शुरू की मेरे लिए। माताजी पिताजी मतलब माताजी का भी दबाव था। पिताजी हम लोग हमेशा बहुत बार श्रेय दे जाते हैं, माताओं की भूमिका भूल जाते हैं। खैर, तो उस कस्बे में जहाँ पे दुनिया को जानने के बहुत संसाधन नहीं थे, दैनिक जागरण और उस टाइम एक आती थी, एक अखबार आता था, आज शायद आज भी छपता है, घर में बहुत दिन आता रहा, हिंदुस्तान वगैरह तो बहुत बाद में आए उनमें। और तब वो पूरा का पूरा जो अखबार होता था वो ब्लैक एंड वाइट होता था, श्वेत शाम होता था, कलर नहीं होते थे। असल में अगर कहूं तो राजीव गांधी जी ने इस देश की आधुनिकता, जो नेहरू की देन है, जो घर घर अखबारों तक आई थी, जो पिछड़े गांव कस्बों में अखबारों तक पहुंची हुई जो आधुनिकता थी, राजीव गांधी ने उसमें रंग भरने का काम किया है, उन्हीं अखबारों की तरह जो मेरे देखते देखते श्वेत शाम से रंगीन हो गए। राजीव जी बहुत प्रभावित करते थे। जब आप उनके बारे में सोचते हैं कि मतलब अगर आप उनकी ड्रेसिंग याद करिए, आपको नहीं याद आएगा, मतलब वो बहरूपिया की तरह 50 गज की पगड़ी नहीं पहनते थे। वो एक ही कुर्ते में कई बार नजर आ जाते थे। उनकी जो शॉल जो लपेटने का एक खास अंदाज था, जिसको मैंने भी बहुत दिन कॉपी करने की कोशिश की, वो शॉल एक ही रहती थी। अपने आप को चाय वाले का झूठा मतलब बेटा बता, जबकि आपकी स्काउट गाइड की तस्वीरें हैं, कोट पैंट में बो टाई में तस्वीरें हैं। इस तरह का छद्म नहीं था राजीव जी में। एक गजब की जेन्युइननेस थी, एक गजब की सामान्यता थी, जो आपको उनकी तस्वीरों में भी दिखेगी बहुत बाद तक। आज के जो लोग हैं उनको मैंने कभी दोबारा एक कुर्ते में नहीं देखा। वो कहते हैं वेतन दान कर देते हैं, वेतन दान कर देते हैं, तो ये रोज नया कुर्ता कहाँ से आता है? और रोज नया कुर्ता आता भी है तो बाकी कुर्ते कहाँ जाते हैं? मतलब जनता के धन का ऐसा अपव्यय। पर ठीक है, आज मतलब बात तो इनकी नहीं, आज बात राजीव जी की है। तो राजीव जी की जो सौम्यता थी वो बहुत प्रभावित करती थी, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती थी। गजब का एक इंसान। पर उससे ज्यादा जो प्रभावित करता था वो था उनका काम। काम क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एक ऐसे संस्थान की, एक ऐसी संस्था की कल्पना, विच वॉज एसेंशियली फॉर द रूरल यूथ एंड चिल्ड्रन। खुद दून स्कूल में पढ़ के आया एक आदमी एक कल्पना कर रहा है कि भारत के गरीब पिछड़े ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है और जिनको मुकाबला क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूल के साथ साथ दून और सनोबर और मेयो जैसे कॉलेजेस से करना है, जब ऐसा आदमी
एक कल्पना करता है जवाहर नवोदय विद्यालय की, जो ग्रामीण भारत के बच्चों के लिए एक सपना साकार करेगा। यह काम राजीव जी के पहले केवल नेहरू जी कर पाए थे। उन्होंने 1963 में केंद्रीय विद्यालय, जिनमें आज भी एडमिशन के लिए मारकाट मचती है, लोग केंद्रीय मंत्रियों से सिफारिश लगवाते हैं, नेहरू जी ने उस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। इस सपने को अर्बन मिडिल क्लास से, शहरी मध्य वर्ग से आगे ले जाके गांव तक पहुंचा देना केवल राजीव जी के बस का था। और अपनी तमाम अच्छाइयों बुराइयों के बावजूद उसके बाद का कोई प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद की किसी सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने भी, जो ग्रामीण होने के नाम पे ही तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं, मतलब मैं बहुत सम्मान करता हूं लालू यादव जी का, साधु यादव के बावजूद, उनकी उस दिक्कत के बावजूद, चरवाहा विद्यालय के साथ उन्होंने इस बात को एक कदम आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन 15 साल के राज के बाद भी साकार नहीं कर पाए। ये भी उतना ही सच। तो आप देखिए 1963 में IIT, IIM, इसरो, BRC सब कुछ की स्थापना के बाद नेहरू जी अर्बन मिडिल क्लास के लिए केंद्रीय विद्यालय लाते हैं। 1986 में, 1986 में राजीव गांधी ब्रिंग्स इन जवाहर नवोदय विद्यालयस, और जो रूरल यूथ के लिए किसी भी सरकार का इस देश में किया आखिरी काम। आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझें, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, एक्चुअली 6 साल 1 महीना, और ये मैं उनका जो पहला टर्म 13, 14, 18 जितने भी दिन का था उसको नहीं गिन रहा हूं। मोदी जी 6 साल उनको पूरे हो गए देश के प्रधानमंत्री के बतौर, और वो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब आप इन दोनों के द्वारा स्थापित की हुई कोई भी ऐसी संस्था का नाम बता दीजिए जो किसी के हित में हो, जहां पे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती हो और क्वालिटी एजुकेशन मिलती हो, कि आज IAS IPS तक भरे हुए हो JNB के बच्चों से। अच्छा, एजुकेशनल नहीं, कोई भी संस्था बता दीजिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और भी आइए, जैसे IT लाना, नेहरू इस देश में आधुनिकता लाए, इस बात पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। नेहरू इज द फादर ऑफ मॉडर्निटी इन दिस नेशन। लेकिन उस मॉडर्निटी को आगे ले जाने का काम, नेहरू के आगे ले जाने का काम जो है वो इंदिरा जी भी नहीं कर पाई। इंदिरा जी ने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किए, बैंकों को नेशनलाइज करना, प्रिवी पर्स खत्म करके इस देश में फ्यूडलिज्म का आखिरी धक्का, इंस्टीट्यूशनल फ्यूडलिज्म कह लीजिए, गांव में तो अभी भी सामंतवाद बाकी है तमाम सारा, लेकिन उसको धक्का देना, यहां से आगे ले जाके इस देश को आज की आधुनिकता की तरफ बढ़ाने का काम पर इंदिरा जी भी नहीं कर पाई। वो काम किया राजीव गांधी ने। JNB मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके आप आगे बढ़िए, आप उसके आगे बढ़ के देखेंगे कि इस देश में IT कौन लाया, C. की स्थापना किसने की, जिसने जो टेलीकॉम, जो ट्रंक कॉल बुकिंग का जमाना था, आप में से बहुतों को याद नहीं होगा, मुझे याद है, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन 7-8 साल की उम्र तक मुझे याद है कैसे कॉल बुक की जाती थी और कितने कितने घंटे लगते थे। उसमें C. लाना, PCO आपको याद है, पब्लिक कॉल, PCOs लाके टेलीफोनी को देश के ग्रामीण इलाकों तक ले जाना, MTNL की स्थापना करना, बहुत सारे संसाधनों पे भारत में एक्चुअल मेक इन इंडिया इस बिकॉज ऑफ राजीव गांधी। उन्होंने इंपोर्ट कोटा घटा दिया बहुत सारी चीजों का, और आप यकीन करेंगे कि उनमें सबसे पहला कंप्यूटर था, कि कंप्यूटर देश में बनेगा। कंप्यूटराइजेशन इस देश का जो हुआ, उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने की, और उसके विरोध में तब के विपक्ष के नेता, मतलब एक विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, कि इससे बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी, बैलगाड़ी पे बैठ के संसद गए थे। उनकी तस्वीरें आपको याद होंगी। इस लेवल का मजाक, इस लेवल की मतलब बेवकूफ़ी, इस लेवल की बदमाशी इस देश में हुई है, की गई है, और अब वही लोग उसका फायदा उठा रहे हैं।
एमटीएनएल की स्थापना किसने की? राजीव जी का केवल यही योगदान नहीं है देश की राजनीति में। आज की डेट में जो ग्राम पंचायतें इतनी स्ट्रांग हैं, पंचायती राज किसके शासन में इस देश में आया? काम उस पर बेशक थोड़ा पहले से चल रहा था, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया? किसकी सरकार में पंचायती राज एक सपना जो था वो पूरा हुआ? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, राजीव गांधी की और भी बहुत ताकतें थी। भारत को विश्व पटल पे तो इंदिरा जी ही ले आई थी। उसके पहले वियतनाम युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और वियतनाम के बीच नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस के मीडिएटर थे। भारत उसके पहले भी बहुत स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन भारत का जो असली जलवा है वो दुनिया ने देखा पहले 1965 में, फिर 1971 में, जब इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया और भारत को कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद जब पहला परमाणु परीक्षण किया अमेरिका की नाक के नीचे, उस पर फिल्में नहीं बनी, वो फर्जी वाली, मतलब परमाणु जैसी, कि मतलब वो कैसे नासा को, सैटेलाइट को डॉच किया, ये बिना बताए कि अगर हम मतलब डॉच कर रहे थे तो अगले दिन पाकिस्तान ने कैसे कर ली। राजीव जी की जो विदेश नीति थी वो बहुत स्ट्रांग थी। एक बात तो सबको याद है, जब मालदीव में सैन्य तख्त पलट हुआ, when Maldives then President Gayoom was deposed in 1988, और 24 घंटे उनके, मतलब वहां के राष्ट्रपति की मदद की कॉल पे 24 घंटे के अंदर मालदीव को आजाद करा लेना, ये केवल राजीव गांधी के बस का था, उनके बस का नहीं, जिन्हें नेपाल भी आंख दिखाता रहता है रोज, और जो लिपुलेख और काला पानी में नेपाली आर्मी तैनात कर देता है। राजीव गांधी जी बस इतने भर के नहीं थे, उनका एक और बहुत कमाल था कि मालदीव को आजाद कराने के बाद जब उनको पता चला कि कुछ जो भाड़े के टट्टू थे, प्लोट के, PLOT, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम, जब उनको पता चला कि उसमें से कुछ बच निकले हैं, तो ही ऑर्डर्ड इंडियन नेवी टू हंट देम डाउन एंड ब्रिंग देम बैक टू मालदीव फॉर ट्रायल, कि पकड़ो और वापस मालदीव लाओ, उनके ऊपर मुकदमा चलाना है, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, और वो सारे पकड़ के लाए गए, दिस फॉर्मेलिटी। पर आप जानते हैं कि राजीव गांधी जी का ये पहला विदेश एडवेंचर नहीं, सॉरी, मतलब पहला विदेश डिसीजन नहीं था। इसके 2 साल पहले 1986 में सेशल्स में तख्ता पलट की पूरी संभावना थी, और जब वहां के राष्ट्रपति ने राजीव गांधी जी से अपील की कि हमारी मदद करिए, तो राजीव गांधी जी ऑर्डर्ड इंडियन नेवी देन टू कि सेशल्स जाओ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको बचाओ। और भारत की सेना को, नौसेना को देख के सेशल्स के विद्रोहियों के हाथ पांव फूल गए, वो भाग गए, तख्ता पलट हुआ ही नहीं। राजीव जी वॉज द पर्सन जो, जब यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भाषण दिया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे, और ये कहते हुए कि लेकिन भारत का हक है कि वो पीसफुल न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स करते रहेगा। आपको NSG पे बड़ा हल्ला याद है, मतलब कि भारत NSG में घुसने जा रहा है, और ये हो गया है, वो हो गया है, और उसके बाद ही सरकार नहीं करवा पाई, तब से NSG का नाम ही नहीं लिया जाता है। NSG मीन्स न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, नॉट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। आपको याद है कि मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई थी, और उसके बाद अब कोई जिक्र तक नहीं करता, ठीक नोटबंदी की तरह। ये थे राजीव जी। श्रीलंका में IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना उनका एक गलत निर्णय था, जिसकी कीमत उनको अपनी जान से चुकानी पड़ी, वो दूसरी बात। लेकिन गलती करने के लिए भी आपको साहस होना चाहिए, आपको हिम्मत होनी चाहिए, और आपके अंदर एक दरिया दिल इंसान होना चाहिए। वो इंसान जो आपको देखे कि अटल बिहारी वाजपेयी भचक रहे हैं और पता लगवाए कि उनके घुटने में दिक्कत है, इलाज उस समय केवल अमेरिका में हो सकता है, तो वो उनको बिना वजह केवल 2 MP की पार्टी के सांसद को, ओनली 2 MPs, चवन्नी भर की महंगी पार्टी के सांसद को एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल करके अमेरिका भेज दे और वहां पे उनका इलाज करवाए, जिस बात को वाजपेयी ने खुद माना। बड़प्पन इसे कहते हैं
कि एक विरोधी पार्टी जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसके साथ ये करना। राजीव जी के और भी तमाम काम हैं, मतलब उनका मैं अब नहीं समझ पाता हूं कि ये ठीक काम था या गलत काम था, लेकिन 18 साल की उम्र में इस देश के युवाओं को मताधिकार देने का काम भी राजीव जी ने ही किया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की जो एज है वो 21 से नीचे लाके 18 करना, ये भी राजीव जी का ही काम है। सही था गलत था, मतलब अब बहुत बार ये सोचना पड़ता है, क्योंकि अब की जो व्हाट्सएप की जो जॉम्बी जनरेशन है, जो व्हाट्सएप पे ही इतिहास विज्ञान साइंस सब पढ़ रही है, जो 14 घंटे में वायरस का साइकिल खत्म कर दे रही है, जो नासा से रिसर्च ले आ रही है कि मतलब थाली बजाने से कोई ऐसी साउंड वेव्स पैदा होंगी जो कोरोना वायरस कोविड-19 स्ट्रेन को मार देंगी, उसको मताधिकार देना सही था या गलत ये पता नहीं, लेकिन उनके जमाने में सही था। तो राजीव जी की ये भी एक देन है इस देश को। मैं यहां पे आके एक बात कहूंगा कि एक जो बड़प्पन की बात होती है, क्या राजीव जी इनफैलिएबल थे? नो वन कैन एवर बी इनफैलिएबल। हम लोग जो अपनी जाति जिंदगियों में गलतियां करते रहते हैं, अगर हम फैलिएबल हैं तो जो लोग देश चला रहे हैं, जो देश का शासन चला रहे हैं, वो इनफैलिएबल कैसे हो सकते हैं? राजीव जी की पहली जो बहुत बड़ी गलती थी प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे और सिखों को बेरहमी से मारा जा रहा था, जिनको मारने वालों में संघी भी शामिल थे, इस बात के डॉक्यूमेंटेरियल एविडेंस हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये एक बहुत इनसेंसिटिव बयान था। इस बयान को मैं बार बार देखता हूं, बार बार इसके बारे में सोचता हूं, फिर मुझे समझ में आता है कि ये बहुत एक एपॉलिटिकल आदमी का, एक बेटे का बयान था जिसको ठग लिया गया था, जिसकी मां को उसके सामने छीन लिया गया था, जिसकी मां के विश्वास को ठगा गया था। ये वो मां थी जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उसके सिक्योरिटी डिटेल ने उसको कहा था कि सिख सुरक्षा कर्मियों को आपकी सिक्योरिटी से हटा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, आई बिलीव इन देम। इस भरोसे की हत्या थी इंदिरा जी के साथ। और एक बेटा था जो राजनीतिक नहीं था, जो अचानक जिसको राजनीति में आना पड़ा था, संजय गांधी की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु के बाद। उसके पहले वो इंडियन एयरलाइंस का पायलट था, इंडिया गेट पे अपनी पत्नी के साथ जाके आइसक्रीम खाता था, उसकी फोटो छपती थी स्कूटर पर बैठ के। जी, स्कूटर पर बैठ के, वो बहुत मशहूर तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ढूंढ के देखनी चाहिए। एक ऐसे आदमी का गुस्सा था वो, एक बेवकूफाना बयान था। ये वो आदमी नहीं था जिसने कहा गुजरात दंगों पे पूछे जाने पे कि गाड़ी आप नहीं भी चला रहे हो, पिल्ले भी दब जाएं तो अफसोस होगा, कार के पहिए के नीचे पिल्ले भी दब जाएं तो अफसोस होगा। ये वो आदमी नहीं था। ये वो आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में ही इस बात की गलती मानी, माफी मांगी और इसको साबित किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 10 साल नहीं हुए थे जब वापस पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। सिख मुख्यमंत्री था बेअंत सिंह, विद इन 10 ईयर्स। अगर सिखों ने कांग्रेस को, राजीव गांधी जी को माफ नहीं किया होता तो आपको लगता है यह संभव है आज फिर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है? ये बिना उसके संभव है। कांग्रेस ने माफी मांगी और ऐलानिया अंदाज में मांगी। इस देश को पहला अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री दिया मनमोहन सिंह, सिख। और ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात। राजीव जी का राजनीति में आना एक हादसा था, लेकिन उनका राजनीति में आके राजनीति को जो बदल देना था, अगर पंचायती राज आज इस देश में नहीं होता तो आप सोचिए कि देश की हालत क्या होती है। आज जो आप गांव में प्रधानी को लेकर जो इतनी सारी राजनीति होती है, जो आवाजें उठती हैं, 33% महिलाएं आज इस देश की राजनीति का हिस्सा हैं, वो राजीव जी की देन है। प्रधानपति बनके भले ही लोग उनके अधिकार छीनने की कोशिश करें, लेकिन सिग्नेचर उनका होना ही होना है, ये राजीव जी की देन है। राजीव जी की एक और बहुत बड़ी गलती थी
एक्चुअली जिसको मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूं। राजीव जी को ठगा सबसे ज्यादा उनके करीबियों ने। एक सदी का जो महाबदनायक है खलनायक अमिताभ बच्चन, जिसने ठगा उनको। बीपी सिंह, जिसको अर्श से फर्श पे लाए, उसने ठगा उनको। अरुण नेहरू, बहुत सारे लोगों ने ठगा। और इस ठगे जाते होने में राजीव जी शाहबानो प्रकरण पे नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं, कि उतना सारा दबाव, बोफोर्स मतलब फर्जी स्कैंडल जो आज तक मतलब अब 7 साल से इनकी सरकार है जो साबित नहीं कर पाई। इतने सारे दबाव में उस आदमी ने अपनी पार्टी के अंदर जो बैठे मुस्लिम धर्मांत थे उनकी बात मान ली और शाहबानों का पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी। इस देश में भाजपा को राम मंदिर से ज्यादा फायदा शाहबानों से हुआ है। वो फॉल्ट लाइन बदल देना था। उसके बाद इस गलती के प्रतिकार में जब उनको ये समझ में आया कि मतलब ये गलती हो गई, तो इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग दिस, आरिफ मोहम्मद खान जैसे शानदार लोगों को खो देना। ये आज का जो आरिफ मोहम्मद खान है ना, आप इसको नहीं जानते ये क्या आदमी था, ये क्या कमाल आदमी था। जब पूरे देश का मतलब जो मुस्लिम फैनाटिक्स थे वो एक तरफ थे, ये आदमी दहाड़ रहा था और राजीव जी ने इसको छोड़ के धर्मांधों को चुन लिया। मैं आरिफ मोहम्मद खान की बहुत आलोचना इसीलिए नहीं कर पाता हूं कि मतलब हमने धकेला है उन्हें उस तरफ दरअसल। खैर, तो यहां तक कह चुके होने के बाद अगर मैं कहूं कि वो जो रास्ता खुलना था राजीव जी का और जो एक बहुत बड़ी गलती थी, वो गलती अंतिम नहीं थी, वो सुधारी जा सकती थी अगर शिलान्यास की अनुमति नहीं देते, अगर वो उसको ठीक करते, एक गलती को दूसरी गलती से अगर वो बदलते, शायद वो करते भी। वक्त निर्मम है, क्रूर है। इतिहास एजेंसी से ज्यादा कंटिंजेंसीज से चलता है। आपके अपने किए हुए की क्षमता से ज्यादा दुर्घटनाओं और संभावनाओं पे चलता है। मैं 46 साल की उम्र में छीन लिए गए हमारे हाथों से। जिंदा रहते तो शायद चीजें बदलते, नहीं बदले। मुझे एक बात याद आई जो मैं बार बार हमेशा भूल जाता हूँ और जिसको कहना बहुत जरूरी है, कि जब सिख विरोधी दंगे हुए, जब वो बहुत सारे दंगे हुए, जो असल दोषी था उस आदमी का नाम होना चाहिए गृहमंत्री। राजीव जी राजनीति में एकदम नए थे, उनको सांसद हुए भी शायद 2-3 साल भी पूरे नहीं हुए थे। किसी मंत्री पद पे नहीं थे, कभी नहीं रहे। बस एशियाड कराने का अनुभव था, वो ऑर्गेनाइजेशनल था, वो पॉलिटिकल अनुभव नहीं था। ऐसे में जब दिल्ली दंगे हुए तो दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज ही की तरह तब भी केंद्र के गृहमंत्री की थी और उस आदमी का नाम था, चौंकेंगे आप, पीवी नरसिम्हा राव। वही आदमी जिसके सामने बाबरी मस्जिद जमींदोज की गई, ढहा दी गई। और आज भी पूरा जो संघी खेमा है वो पीवी नरसिम्हा राव के लिए जस्टिस मांगता है कि परिवार ने उनको अपमानित किया। परिवार का मतलब नेहरू गांधी परिवार। वो ये कभी नहीं पूछते हैं कि मतलब नेहरू गांधी परिवार ने जो दूरी बनाई वो इस देश में सेकुलरिज्म के लिए एक और कुर्बानी है, और ये एक शानदार कुर्बानी है। सत्ता रहे या जाए ऐसी कुर्बानियां देती रहनी चाहिए। राजीव जी को याद करता हूं तो मुझे आपातकाल याद आता है जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। He had no role in the emergency। जिनका रोल था संजय गांधी से लेकर के आरिफ मोहम्मद खान तक, जिनकी अभी भी तारीफ की है, तमाम विद्याचरण शुक्ला तक, उनमें से ज्यादातर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, जिन्होंने आज तक आपातकाल का एक भी बार विरोध नहीं किया है, वो मोदी सरकार में मंत्री रही हैं, वो वाजपेयी सरकार में मंत्री रही हैं। संजय गांधी का बेटा वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार में सांसद है, भाजपा का सांसद है। तो जो असल अपराधी हैं आपातकाल के, उनके वंशज भाजपा में है। और सवाल उस राजीव गांधी से जो इंडियन एयरलाइंस का पायलट था, जिसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था। गलत बात, बहुत गलत बात। बखैर, राजीव गांधी जी को इन्हीं स्मृतियों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस देश की सरकारें सुधरेंगी, सीखेंगी, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे और प्रयोग करेंगी और एक नए भारत के सपने को आगे बढ़ाएंगी। मंदिर मस्जिद सब ठीक है,
मूर्तियां वगैरह तमाम ठीक है, आप लगाते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा भारत जिसके हाथों में कंप्यूटर होंगे, जो सिलिकॉन वैली पर राज करेगा राजीव गांधी जी की वजह से, जो दुनिया का पूरा जो आईटी सिस्टम है उसको चलाएगा और उसका सबसे बड़ा सरगना होगा, दे वुड डोमिनेट दैट। ऐसे भारत के निर्माता, ऐसी आधुनिकता के निर्माता राजीव गांधी जी को उनके जन्मदिन पर नमन, उनको सलाम। और इसी के साथ आज अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग लगा हो और ऐसे तमाम जो मेरे वीडियोस हैं वो अच्छे लग रहे हो, तो कृपया वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बात को आगे ले जाएं। सोशल मीडिया के भी बिक चुके होने के दौर में ये आवाज़ें दूर तक जानी बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ शब बखैर, गुड नाइट, सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।